LIC हर पल आपके साथ और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और न्यूज नाइट में आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद अपने विदेश दौरे के दूसरे पड़ाव यानी मिस्र पहुंच चुके हैं और मिस्र में उनका व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है, तो उनके मिस्र यात्रा के बारे में बताएंगे आपको। साथ ही इस बात को भी न्यूज नाइट में रखेंगे सामने कि मिस्र क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए और भारत और मिस्र की दोस्ती के क्या है मायने। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मिस्र की राजधानी काहिरा। हवाई अड्डे पर हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री के स्वागत में उमड़ी भारी भीड़। राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अल सीसी से करेंगे मुलाकात। हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी देंगे श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को बताया ऐतिहासिक। सफल यात्रा को बताया 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक। कहा शीर्ष अमेरिकी नेता भी प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के लिए दिखे आतुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मणिपुर के हालात पर हुई सर्वदलीय बैठक। गृह मंत्री ने राज्य में जल्द शांति स्थापना और सामान्य स्थिति का दिलाया भरोसा। विभिन्न दलों ने सरकार को सकारात्मक सहयोग का दिया आश्वासन। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक पर भाजपा ने फिर कसा तंज। कहा कई दल साथ तो आए लेकिन नहीं मिले इन नेताओं के दिल। बैठक को कहा नाटक मंडली। बीजेपी ने कहा सभी भ्रष्टाचारी और सजा याफ्ता हुए एक मंच पर एकत्रित। सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हरियाणा में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा यूपीए के समय घोटालों का था बोलबाला, इसलिए जनता ने देश बेचने वाले को नकारा। प्रधानमंत्री मोदी को बताया दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता। असम में बाढ़ से हालात गंभीर। 19 जिले के करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। हिमाचल में मानसून ने दी दस्तक। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश। गुजरात में भी बारिश का दौर जारी। मुंबई में बारिश ने लोगों को दी राहत। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा वैगनर समूह ने रूस की जनता को दिया धोखा। बगावत करने वालों को सख्त सजा की चेतावनी। रूसी जनता को दिया सुरक्षा का भरोसा। वैगनर समूह के सैनिकों का रोस्तोव ऑन डॉन शहर पर नियंत्रण का दावा। और बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। महिला टेबल टेनिस में अलीवेलामा ने जीता स्वर्ण पदक। वहीं पावर लिफ्टिंग में अनुराग ने जमाया स्वर्ण पदक पर कब्जा। इन खेलों में भारत के पदकों की संख्या हुई 100 से पार। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के मिस्र दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के 2 दिन के दौरे के अंतर्गत राजधानी काहिरा पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का वहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया।
मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री का अभिनंदन परंपरागत ढंग से किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो अमेरिका की अपनी सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री काहिरा पहुंच गए हैं। मिस्र के साथ भारत के सदियों पुराने संबंध हैं और इन संबंधों को और नए आयाम मिलेंगे प्रधानमंत्री की इस यात्रा से, जब उन्हें अब आज काहिरा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और अपने इस दौरे में पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मिस्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने, कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए काहिरा में उनके होटल के बाहर भी लोगों की भीड़ उमड़ी। इन सभी ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इनसे मुलाकात करके उनके इस प्रेम के प्रति अपना आभार जताया। अगर हम लोग का छाती चौड़ा हुआ है इंडिया में कभी आई है? कभी नहीं। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। वाह। तो वाकई दिल खोलकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया वहां भारतवंशियों ने और मिस्र में रहने वाले लोगों ने। और काहिरा पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ बातचीत और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने विशेष भाव के साथ हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मुस्तफा मडबौली का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि भारत मिस्र संबंध फले फूले और दोनों देशों के लोगों को लाभान्वित करें। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया और इस बात की उम्मीद जताई कि उनके इस दौरे से दोनों देश के लोगों को लाभ होगा। और जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे थे हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने के लिए। और अब आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि अमेरिका की यात्रा के बाद मिस्र जैसा छोटा सा देश जिसमें मात्र 10-11 करोड़ की ही जनसंख्या है, आखिर प्रधानमंत्री के इस दौरे में मिस्र की इतनी महत्ता क्यों?
तो आपके सामने ये तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मिस्र की भू रणनीतिक महत्ता क्या है। जियोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि मिस्र एक बहुत विशेष स्थान पर है। ऐसे में अगर आप देखें तो ये मैप हमने आपके सामने रखा है, जिसमें एक तरफ एशिया है, एक तरफ अफ्रीका है और ऊपर यूरोप है, और बीच में आप देख सकते हैं ये मिस्र है। और मिस्र जो है ये यहाँ पर इसके साथ ही बहती है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल बोलते हैं जिसको हम। और अगर आप देखें तो ये जो स्वेज नहर है ये एक मानव निर्मित नहर ही है, जिसको 1869 में बनाया गया था। लगभग 150 साल हो चुके हैं इस नहर को, लेकिन ये जो नहर है इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि आप देखें कि इधर भूमध्य सागर पड़ता है, इधर लाल सागर पड़ता है, और नीचे अगर आप जाते हैं तो अरब सागर, हिंद महासागर और ये भारत है। ऐसे में अगर कोई भी व्यापार जो नॉर्थ अटलांटिक से होना है या भूमध्य यहां से होकर भूमध्य सागर से होते हुए एशिया की तरफ आना है तो वो यहीं से होकर आएगा। यानी ये जो स्वेज कनाल है ये एशिया और अफ्रीका को जोड़ती है। ये जो स्वेज नहर है इसको आप बोल सकते हो कि एक तरीके का संगम है यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच का। इसलिए इस स्वेज नहर की महत्ता बहुत अधिक है, जहां से विश्व का लगभग 12% व्यापार होता है। ऐसे में मिस्र जो इस स्वेज नहर को नियंत्रित करता है उसका भी भू रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है। इसके आगे बढ़े अगर आपको अन्य देशों के साथ भारत की महत्ता मिस्र के माध्यम से बताएं तो आप देख सकते हैं कि एक बार इसका क्लोज लुक आपको दिखाते हैं कि ये स्वेज नहर है जो 193 किलोमीटर ही लंबी है सिर्फ, लेकिन इस स्वेज नहर से पोर्ट सईद से शुरू होती है जो इसका ऊपरी छोर है, और पोर्ट तौफीक पे ये खत्म होती है जो इसका निचला छोर है। और ये जो स्वेज नहर है ये नीचे लाल सागर से जुड़ती है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत के हिंद महासागर, हम जानते हैं हिंद प्रशांत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए इस लाल सागर से सुरक्षा के आयाम शुरू हो जाते हैं। और जो मिस्र है, मिस्र को अगर आप देखते हैं तो इस स्वेज नहर को यही नियंत्रित कर रहा है और इस माध्यम में इसकी महत्ता बेहद बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये भी रखते हैं कि कैसे देशों के बीच में भी संबंध बनाने में मिस्र हमारी कैसे मदद कर सकता है। दरअसल आप देखें, जैसे हमने आपको बताया कि मिस्र अरब और एशिया के बीच का है, के पॉइंट पर स्थित है। तो ऐसे में जो अरब क्षेत्र के राष्ट्र हैं, इन सब क्षेत्र के राष्ट्रों में और साथ ही अफ्रीका के भी राष्ट्रों में मिस्र का प्रभुत्व, मिस्र का प्रभाव काफी अधिक है। जितने अरब क्षेत्र के राष्ट्र हैं, खासकर पश्चिम एशिया के जो राष्ट्र हैं, उनकी राजनीति में भी मिस्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस पूरी क्षेत्रीय राजनीति में मिस्र की भूमिका को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मिस्र भारत के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगे बढ़े तो आपके सामने इस बात को भी रखना चाहेंगे कि भारत का जो लुक वेस्ट पॉलिसी है, क्योंकि भारत जब पश्चिम विश्व की तरफ जाना चाहता है, खासकर पश्चिम एशिया और अफ्रीका, तो पश्चिम एशिया और अफ्रीका जो भारत की लुक वेस्ट नीति का अभिन्न अंग है, ऐसे में इस पश्चिम एशियाई क्षेत्र और अफ्रीका में अपनी पैठ बनाने के लिए भारत को मिस्र की सहायता मिल जाए तो भारत के लिए मिस्र के माध्यम से अफ्रीका के बाजार और पश्चिम एशियाई देशों के भी बाजारों तक पहुंच संभव हो सकती है। तो इन मायनों में भी भू रणनीतिक महत्व जो मिस्र का है वो भारत के लिए भी बढ़ जाता है। भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी में ही पश्चिम एशियाई क्षेत्र और ये अफ्रीका इसमें शामिल है, और इसीलिए अरब देशों में भी मिस्र बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी बात को रेखांकित करते हुए आपके सामने ये भी तस्वीर रखते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के 18 अगस्त 1947 यानी आजादी के मात्र 3 दिन बाद ही राजनयिक संबंधों की स्थापना की घोषणा कर दी गई थी, जो दिखाता है कि मिस्र हमारे लिए उस समय कितना महत्वपूर्ण रहा था। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते तो पाते हैं 1955 में ही दोनों देशों के बीच मित्रता संधि पर भी हस्ताक्षर हो गए थे। यही नहीं बल्कि इन देशों को, अपने रिश्तों को दोनों देशों ने आगे भी बढ़ाया। 1961 में यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भी की गई। मिस्र इसमें शामिल था, यानी जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें मिस्र भी भारत के साथ शामिल था। और हमने
अब मिस्र के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष बनाए हैं। हम जानते हैं कि इस साल गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति मिस्र के वो विशेष मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित थे और उनके सुरक्षा दस्ते ने भी मार्च पास किया था इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में। कूटनीतिक संबंधों से आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये भी तस्वीर रखते हैं कि व्यापारिक संबंध भी किस तरह हमारे आगे बढ़ रहे हैं। तो 1978 से ही दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय कारोबार व्यापार समझौता जो है वो लागू हो चुका है, यानी 1978 से हम उनके साथ कई मायनों में व्यापार कर भी रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में ही देखा गया है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। और अगर आज की तारीख की बात करें तो अभी फिलहाल 7 अरब डॉलर या यूं कहें $7.25 अरब से अधिक का व्यापार दोनों देशों के बीच में हो रहा है। और कैसे ये व्यापार आगे बढ़ रहा है आप देख सकते हैं कि 50 भारतीय कंपनियां हैं जो मिस्र में $3 अरब से अधिक का निवेश कर चुकी हैं और बहुत सारे और भी निवेशक हैं जो अब भारत की ओर से निवेश कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। लेकिन ये मान सकते हैं कि 2027 तक, क्योंकि अभी तक $7.25 अरब का व्यापार है, लेकिन इसका लक्ष्य ये है कि इसको बढ़ाकर $12 अरब तक कर दिया जाए, जो शायद 2027 नहीं उससे पहले भी हो सकता है। और कृषि निर्यात के लिए भी मिस्र एक बड़ा बाजार है। तो अब हम आगे रक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं और इन मायनों में हम देख सकते हैं कि दोनों देश जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाने को तैयार हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो सीधे काहिरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा पहुंचे, बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया गया, लेकिन इसके बाद सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि दोनों देशों के बीच अब तक जो सहयोग हो रहा है वो आगे किस स्तर तक बढ़ सकता है। तो वहां पर आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, इतने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या संकेत मिलते हैं? देखिए ममता, प्रधानमंत्री का ये जो 2 दिवसीय दौरा है ये बहुत अहम है और ये पहला स्टेट विजिट है प्राइम मिनिस्टर का 1997 के बाद किसी भी प्राइम मिनिस्टर का इजिप्ट आना। इस बात का सबूत है कि भारत और मिस्र कितने आगे बढ़ चुके हैं नैम के ज़माने से, नॉन अलाइन मूवमेंट के ज़माने से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्योता दिया था अल-सीसी को, जो राष्ट्रपति हैं मिस्र के, कि वो आए और गेस्ट ऑफ ऑनर बने रिपब्लिक डे पर। उसके बाद से दोनों देशों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं और जो ये आप लड़कियां देख रहे हैं भारतीय परिधानों में हैं, लेकिन ये दरअसल हैं सब मिस्री। ये इजिप्शियन है, कुछ हिंदी बोलती हैं, हिंदी गाने गाती हैं और एक ने गाना गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उनका इस्तकबाल किया। मैं चाहूँगा कि जैना वो गाना गाकर सुनाए जो प्रधानमंत्री ने के सामने इन्होंने गाया। प्रधानमंत्री ने कहा लग नहीं रहा है कि आप मिस्र से हैं, आप तो भारत की बेटी लगती हैं। सो हाउ डू यू रिएक्ट टू व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड फर्स्ट? I was so honored. Like he told me that he thought that I was Indian. When I sang the song, he gave me a look of appreciation that I really loved, and I'll be honored for many years, and I'll remember this day for many years. So, can you sing the same song which you sang for Prime Minister? हाँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ए मेरा यार। तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान बेबी के लेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान बेबी के लेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। वाह, दैट वाज फैबुलस। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी बोलते हैं, और कैसा लगा हमारे प्रधानमंत्री साहब को मिलकर और उनमें आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा? सब बहुत अच्छा लगा सबसे पहले, और आई एम प्राउड, आई एम फील सो प्राउड, आई एम खुशी फॉर दैट। सो बस क्या कहना चाहती हूँ, मैं बस खुश हूँ कि जब मैं प्रधानमंत्री जी देखा है और नमस्कार करती हूँ तो बस अच्छा लगा मेरे। प्रधानमंत्री इनको बहुत अच्छे लगे और हमारे साथ एक यंगस्टर ऐसे भी है जिन्होंने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बड़ी फ़ैन है। मैं चाहूँगा कि वो भी बोले, व्हाट रियली अट्रैक्ट्स यू इन आवर प्राइम मिनिस्टर? What you said that he is a man who attracts you because he is a good leader? Yeah, I said that he is a great person, so
That's make me want to grow up to be a great like him. But of course, I'm not gonna be like him. He's the greatest person. So I'm really happy to meet him. ममता, जैसे कि आपने सुना, ये तमाम लड़कियां जो हैं वो भारत के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और ये जो आपने सुना कि अभी एक मिस्र की बेटी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एक विजनरी लीडर है, वो अपने देश को अच्छे से लीड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन सब को प्रोत्साहित करती हैं और भारतीय संगीत, भारतीय गीत, भारतीय कल्चर सब इनको बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल विशाल, और जैसा हमने सुना कि गाना गाते हुए लग नहीं रहा था कि नहीं हिंदी नहीं आती है, क्योंकि गाना बहुत स्पष्ट हिंदी में गा रही थी, लेकिन अच्छा लगा कि भारतीय संस्कृति के प्रति ये सभी आकर्षित हो रही हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री से इन्हें प्रेरणा मिल रही है, प्रेरित हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ काहिरा से जुड़ने के लिए। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे को ऐतिहासिक बताया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता की और उनको संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। इसके अलावा न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में अमेरिका के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी से ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर दिखे। न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रिसेप्शन हुई, जो उनसे जो मिले थॉट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, बाई पार्टिजन यूएस कांग्रेस सेनेटर्स, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस को एड्रेस किया, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हाउस स्पीकर से लेके सब ने लाइन अप करके और माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑटोग्राफ रिक्वेस्ट की। और हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। इस यात्रा में दोनों देशों ने इस संबंध में भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है। टू काउंटर ग्लोबल टेररिज्म and unequivocally condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestation। ये तो स्टेटमेंट है। जो भी देश आतंकवाद के खिलाफ होते हैं, ये जनरल फैसले, पर ये आप सुनिए। They strongly condemned cross-border terrorism, the use of terrorist proxies, and called on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control is used for terrorist attacks। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय जम्मू और कश्मीर यात्रा के दूसरे दिन श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। वहीं अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के शौर्यवीरों के अदम्य साहस व वीरता की कर्म भूमि रही है। ऐसे ही वीरों के पराक्रम को चिरंजीवी बनाने के लिए आज श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया गया। ये स्तंभ बलिदानियों की स्मृति को अमर कर युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देगा। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के असंख्य जवान जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ये इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर और वहां के लोग शांति के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। और न्यूज़ नाइट में आगे हाजिर होंगे और खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना।
जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। पटना में हुई विपक्षी एकता बैठक को लेकर भाजपा लगातार विपक्षी दलों की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा नेताओं ने इस एकजुटता को स्वार्थ का गठबंधन, नाटक और तस्वीर खिंचवाने का अवसर मात्र करार दिया, तो वहीं महागठबंधन के अंदर भी कई मतभेदों के चलते कांग्रेस कई मुद्दों पर लगातार घिरती नजर आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्षी एकता बैठक को लेकर भाजपा विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है। 2024 के आम चुनाव में विपक्षी दलों के एकजुट होने की कोशिशों की आलोचना करते हुए भाजपा नेताओं ने पटना की बैठक को स्वार्थ का गठबंधन, नाटक और तस्वीर खिंचाने का अवसर करार दिया है। इन सबके बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक बार फिर विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस को घेरा है। विपक्षी दलों की बैठक पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की हालत इस बात से समझी जा सकती है कि कई राज्यों के छत्रप कांग्रेस को राज्य छोड़ने की नसीहत दे रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने आपसी मतभेदों पर विपक्षी दलों की एकजुटता पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली भी एकत्रित हो चुकी है, लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर मोदी जी का तीसरी बार भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेना तय है। कांग्रेस के अपने हाथ खून से रंगे हैं, चाहे 84 के दंगे हो या उससे पूर्व की घटनाएं हो। भ्रष्टाचार की बात करें तो उसकी जननी ही कांग्रेस है। मैं तो यही कहूंगा, एक रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली तैयार है, मनोरंजन सबका होगा, भूमिकाएं बांधी गई क्या क्या होगी, लेकिन जनता इन सबका चेहरा बहुत अच्छी तरह पहचानती है। 2024 में भी इनको घर पे ही बिठाएंगे, फिर एक बार मोदी सरकार लाएंगे। वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन को खोखला बताते हुए इसकी निश्चितता पर भी सवाल खड़े किए। भाजपा नेता ने आगे कहा कि सबके अपने अपने निजी स्वार्थ हैं और इनके पास कोई नीति नहीं है। इन लोग की एकता कितनी मजबूत होगी ये भी हम देखेंगे। ये लालू जी और नीतीश जी इमरजेंसी में जेल गए थे, इंदिरा जी की सरकार में कितना सफर किए थे, जेपी मूवमेंट के साथी थे। आज कुर्सी के लिए राहुल गांधी की स्तुति कर रहे हैं, एक उनके सामने झुक रहे हैं और एक उनकी शादी की बात कर रहे हैं। तो कुर्सी के लिए लोग कहां तक चले जाते हैं। और आज देखिए, जब एक बहुमत की सरकार आती है तो देश कहां पहुंचता है। ये नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका की सफल यात्रा कि अमेरिका भी आज भारत के साथ साझा रिश्ता बराबरी का कर रहा है। विपक्षी दलों की ये बैठक 10 से 12 जुलाई के बीच अब शिमला में होगी। वहीं इस सब के बीच आप और कांग्रेस का अध्यादेश को लेकर टकराव बरकरार है। अध्यादेश पर कांग्रेस की चुप्पी से केजरीवाल और आप नेताओं में नाराजगी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए विपक्षी दलों की भविष्य में होने वाली बैठकों में शामिल होने की संभावनाओं पर भी सवाल हैं। इन मतभेदों के चलते 2024 की रणनीति के लिए इस महागठबंधन को एकजुट रखने की राह आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में 30 मई से 30 जून तक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पानीपत स्थित अनाज मंडी में आयोजित एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया और ईमानदार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। आप याद करिए 9 साल पहले जब मोदी जी चुनाव में आए
तो कांग्रेस के लोग तंज कसते थे, अरे गरीब मां का बेटा है, बर्तन मांजने वाले का बेटा है, चाय बेचने वाला है, ये देश क्या चलाएगा। ना जाने क्या क्या कहते थे मोदी जी के बारे में। लेकिन मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मौसम की बात करते हैं अब। दिल्ली और आसपास के राज्यों में मॉनसून का इंतजार जारी है, लेकिन कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं तो कहीं भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। असम में 19 जिलों में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में मॉनसून से कई जगहों पर भारी वर्षा से नदी और नाले उफान पर हैं और भूस्खलन की भी खबरें आ रही हैं। आइए जानते हैं मौसम से देश में क्या है हाल। देश की पूर्वोत्तर राज्य असम इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। राज्य के 19 जिलों में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। शुक्रवार को धुबरी, कोकराझार, बक्सा, बारपेटा, बोंगाई गांव, कामरूप, धेमाजी, कार्बी, आंगलोंग, चराइदेव, सिबसागर, लखीमपुर, विश्वनाथ, सोनितपुर में तूफान, बिजली और मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक कोकराझार, दरांग, मोरीगांव, लखीमपुर, चराइदेव के अलग अलग स्थानों पर शनिवार को भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई। असम में बाढ़ से सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं और फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कई जिलों में बाढ़ के पानी से कई तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 140 राहत शिविर और 75 राहत वितरण केंद्र खोले हैं और बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। कम से कम 4-5 घरों का कुछ भी सामान निकलने नहीं भाई। यहाँ देखिए, यहाँ कितना सारा घर था लेकिन सब कुछ टूट गया, सब कुछ बाढ़ ने निकल के ले गया, सब तोड़ दिया, कुछ भी सामान भी नहीं है। वो आदमी हम बाहर आया था, कोई भी सामान नहीं लेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी बाढ़ की वजह से जीव जंतु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से बचने के लिए पार्क के जानवर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर सहित कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। कई जगहों पर भारी वर्षा से नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मैं चाय का स्टॉल लगाता था यहाँ, तो पीछे से नाला बंद होने से सारा मलबा आ गए, मेरा साल बिल्कुल खत्म हो गया। दुकान की हालत देखो तो हमारा कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हो गया। टीम आई हुई है जो मलबा वगैरह हटाने का काम करी। पंडोह डैम के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे करीब 1 घंटे तक बंद रहा। बाद में मलबा हटाया गया और फिर यातायात के लिए पूरी तरह से बहाल हो गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आगे 3 दिन प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेनफॉल है और खासकर जो 25-26 तारीख में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी है लगभग सभी जिलों में, जिसमें मुख्य तौर पर सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा और साथ में मंडी। तो इन जिलों पे विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। गुजरात के नडियाद में भी भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर जल भराव की समस्या हो गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुंबई में भी शनिवार की सुबह मानसून की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। उधर दिल्ली में भी गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून की बारिश हो सकती है। बेंगलुरु में G20 के तहत 2 दिवसीय 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम Y20 संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान निमहंस और केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्रालय की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में G20 देशों के करीब 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य, भलाई और खेल विषय पर आयोजित 2 दिवसीय Y20 में पैनल चर्चा और विचार विमर्श के साथ ये संपन्न हुआ। सत्र के दौरान युवा नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञों ने संबंधित विभिन्न विषयों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उधर पटना में श्रमिक संगठनों की L20 बैठक कल संपन्न हो गई।
L20 के प्रतिनिधियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेषों का अवलोकन किया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सदियों पुराने इस विश्वविद्यालय में शिक्षा की इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था थी। जैसे कि हम जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव पर काहिरा में हैं और काहिरा से ही कुछ दृश्य हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए दिखाते हैं। तो भारत का तिरंगा जो गर्व से लहरा रहा है। जो इस वक्त हमारे संवाददाता अरुण शर्मा सीधे काहिरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, हम देख सकते हैं कि हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि जो भारत का तिरंगा है, जो भारत का झंडा है, उसकी इस वक्त में जो हम दृश्य दिखा रहे हैं, इसमें उसकी क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्ता नजर आती है? क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि जब भी इस तरीके के आधिकारिक दौरे होते हैं तब देशों के झंडे लहलहाते हैं, लेकिन इन दृश्यों की क्या महत्ता? देखिए, कई सारे यहाँ पे जैसे कह सकते हैं कि कुछ टेक अवेज हैं यहाँ पर। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अनप्रेसिडेंटेड वेलकम दिया गया, उनकी जो स्टेट विजिट टू इजिप्ट है, जो भारत का तिरंगा बड़े शान से यहाँ इजिप्ट में लहरा रहा है और जो इजिप्शियन फ्लैग है उससे भी आगे आप पाएंगे कि भारत के झंडे को रख करके यहाँ पर एक तरह से ये मैसेज दिया गया है इजिप्ट गवर्नमेंट द्वारा, इजिप्ट लीडरशिप द्वारा, कि वो भारत का गर्व जोशी से स्वागत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्टेट विजिट का स्वागत कर रहे हैं। इस बात को हम जानते हैं कि जो इजिप्ट की जो लीडरशिप है, वो जब हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे हुआ था तो वो वहाँ पे चीफ गेस्ट थे प्रेसिडेंट अल-सीसी, और उसके बाद हम देखा कि जो प्रेसिडेंट हैं और उनकी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट के जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अराइवल होता है इजिप्ट के अंदर, तो खुद प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जो इजिप्ट के हैं वो उनको रिसीव करते हैं, इस चूंकि ये स्टेट विजिट है। और यहाँ पर आप पाएंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होटल में भी पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो इजिप्शियंस जो सिटीजन्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तैयारी की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने पारंपरिक वेशभूषा जो भारतीय जो परिधान है साड़ी के अंदर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बॉलीवुड के सॉन्ग काफी प्रचलित हैं, तो बॉलीवुड सॉन्ग भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने सुनाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ये इंडिकेशन होता है, इंटेंट होता है, ये गवर्नमेंट एक तरह सिंबॉलिक तरीके से बताती है कि किस गर्मजोशी के साथ में वो भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। और ये स्टेट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने इससे पहले बताई, क्योंकि इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि पहले भारत का तिरंगा है, उसके बाद मिस्र का झंडा लगा हुआ है। अमूमन ऐसा होता है कि जिस देश में प्रधानमंत्री जाते हैं उस देश का झंडा पहले लगता है, लेकिन ये सम्मान दिया गया है भारत को मिस्र की ओर से, जहां
भारत का झंडा पहले लगाया गया है। ऐसे में अरुण, हम ये भी जानते हैं कि कैसे भारत और मिस्र दोनों सदियों पुराने संबंध हैं दोनों के बीच, लेकिन मौजूदा दौर में, क्योंकि ये दौरा मिस्र का प्रधानमंत्री का अमेरिका के बाद हो रहा है और अमेरिका से कुछ बहुत बड़े टेकअवेज, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन उसके बाद अब मिस्र में जबकि प्रधानमंत्री मौजूद हैं, किन मायनों में ये दौरा दोनों देशों के लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि जो रिश्ते चले आ रहे हैं उनमें मौजूदा दौर की चुनौतियों के बीच कई आयाम जुड़ने की संभावनाएं दिखती हैं। बिल्कुल, और ये इस बात को भी रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप को यहाँ से न्यू हाइट्स तक लेकर के जाया जा सके। जैसा कि हमने अपने तिरंगे झंडे की बात की जो कि इजिप्ट में लहरा रहा है, दूसरा ये भी है कि इसी झंडे के आगे लोग सेल्फीज लेते भी पाए गए हैं। दूसरी बात है कि जब भी कोई डिप्लोमेटिक विजिट होती है, ऑफिशियल विजिट होती है, तो उस समय पर दोनों ही देशों के झंडों को एक साथ लगाया जाता है। लेकिन इजिप्ट ने ये एक रिस्पेक्ट दी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, भारत को और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को कि इंडियन फ्लैग को उन्होंने प्रमुखता से आगे रखा है और अपने फ्लैग को पीछे रखा है। तो ऐसा बहुत ही कम इस तरह के जेस्चर होते हैं और इजिप्शियंस लोग जाने जाते हैं हॉस्पिटैलिटी के लिए, उनका जो सत्कार होता है वो जाना जाता है, दुनिया भर में मशहूर है। और वो एक तरह से उन्होंने यहाँ पर पूरे दर्द से प्राइम मिनिस्टर मोदी का और एक तरह से भारत का किया है। जहां तक सवाल रखे कहां तक के रिश्ते अब और आगे जाएंगे, तो हम जानते हैं कि जो हमारे जो डिप्लोमेटिक संबंध है उनको 75 साल हुए हैं और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इंडिया के व्यापार के मोर्चे पर काफी इंपॉर्टेंस रखता है जहां तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, क्योंकि एक तरह से हर स्पेक्ट्रम ऑफ सेक्टर्स के ऊपर बातचीत होगी जहां तक दोनों देशों की लीडरशिप की अगर बात की जाए। लेकिन चूंकि इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है भारत का, तो इसलिए भी इस पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर हर अर्थव्यवस्था इस बारे में सोच रही है कि कहां पर निवेश को किया जाए, कहां पर बेहतर लुक्रेटिव ऑप्शंस उन्हें मिल सके निवेश के लिए। तो ऐसे में इजिप्ट और भारत दोनों ही उन निवेश के विकल्पों को तलाशेंगे। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा, डिफेंस के लिहाज से हम जानते हैं कि कई सारी डिफेंस एक्सरसाइज के अंदर, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के अंदर ज्वाइंट एक्सरसाइज जो होती है जो भारत और इजिप्ट करते हैं, उस लिहाज से कैसे और ज्यादा कोलैबोरेटिव अप्रोच रह सके उस पर भी फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि 50 से ज्यादा जो इंडियन कंपनीज हैं उनका लगभग 33 बिलियन डॉलर के आसपास का निवेश यहाँ पर इजिप्ट के अंदर है। तो भारतीय कंपनियां भी अपनी कैपेसिटीज को इजिप्ट में बढ़ाएंगी। पीपल टू पीपल कनेक्ट के मोर्चे पर कैसे डायरेक्ट फ्लाइट्स को यहाँ पर शुरू किया जा सके, या फिर किस तरह से जो यहाँ पर जो ट्रैवलिंग है उसको और सुगम बनाया जा सके, डायरेक्ट फ्लाइट के ऑप्शंस को खोल करके उस बात पर भी फोकस रह सकता है। और इजिप्ट एक बहुत बेहतरीन और बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन पड़ता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि फोकस में रहती है, आपको दिखाई देंगी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस इजिप्ट के दौरे पर है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इजिप्ट को एक बहुत रिस्पेक्ट दिया है, आप इस बात को जानते होंगे कि G20 जो भारत इसका आयोजन कर रहा है, तो इजिप्ट को एज अ गेस्ट कंट्री भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका प्रपोजल रखा था कि इजिप्ट एक गेस्ट कंट्री हो इस G20 समिट के अंदर। तो लेकिन अरुण, जब भी किसी देश के साथ ऐसा कोई कदम उठाया जाता है जहां दूसरे देश को प्राथमिकता दी जाए, तो उसके पीछे एक लंबी कूटनीतिक सोच भी काम करती है। हमने देखा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी हमने मिस्र के राष्ट्रपति को विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया। अभी आपने G20 की बात की कि उसमें भी मेहमान देश के तौर पर मिस्र को शामिल किया गया। तो इस तरीके के जो विशेष कदम भारत की ओर से मिस्र को लेकर उठाए जा रहे हैं, इनसे भी भारत के लिए मिस्र की महत्ता को किस तरह रेखांकित किया जा सकता है, या यूं कहें कि कूटनीति इसके पीछे की जो है वो किन मायनों में महत्वपूर्ण है, उसके क्या आयाम हैं? देखिए, भारत डिप्लोमेटिकली कई देशों से हर मोर्चों पर एंगेज करता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी रहता है कि कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इजिप्ट जैसे जो देश होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इजिप्ट को एक गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाना G20 के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये भी कहना कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसका एक रिप्रेजेंटेशन होगा G20 के अंदर, जिसको एक तरह से ग्लोबल वॉइस या ग्लोबल सपोर्ट भी मिल रहा है। उसके बाद जब G20 समिट जैसे आयोजन होता है तो उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो ग्लोबल साउथ की जो वॉइस बनने की जो बात कहते हैं, उस बात को भी काफी अप्रिसिएशन मिलता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मकसद काफी कि भारत एक बहुत बड़ा लीडरशिप रोल के अंदर आ रहा है। भारत केवल जो ग्रुपिंग के मेंबर है, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म या इंस्टीट्यूशंस के मेंबर हैं, केवल उन्हीं की बात रखी जाए इस बात पर फोकस नहीं कर रहा,
बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से हो सके, इक्विटेबल जो हम बात करते हैं कि इक्विटी हो सके दुनिया भर के अंदर और एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, उस लिहाज से किस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अप्रोच है वो भी इसको दर्शाता है। तो केवल इजिप्ट ही नहीं, आप ये भी पाएंगे कि और भी कई देश है, डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी भी वॉइस बनते जा रहे हैं और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बहुत बेहतरी के साथ में इजिप्ट के साथ में एंगेज करते हैं, भारत के साथ एंगेज करता है और यही वजह कि इजिप्ट भी भारत को वो भरपूर सम्मान दे रहा है कि ये रेसिप्रोकल होते हैं। और जिस तरह से हमने बताया, जो चर्चा की शुरुआत की कि जो भारत के झंडे को तरजीह देना, आगे रखना, इजिप्ट के फ्लैग से भी आगे रखना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जब ये स्टेट विजिट पर जब उनका जो अराइवल होता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनको रिसीव करते हैं। जी बिल्कुल, और जब भी ऐसे स्टेट विजिट्स होती हैं अरुण, तो उसमें ये हर कदम, हर छोटे मोटे जेस्चर्स जो होते हैं वो बहुत महत्व रखते हैं और उन पर ध्यान भी जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। रात भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे के बाद प्रधानमंत्री के काहिरा में फिर से कार्यक्रम शुरुआत होगी, आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जब वापस हम एक बार फिर काहिरा का रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल आइए देश से ही जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर। मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर शनिवार को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राजद, वाम दलों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। मणिपुर मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। सकारात्मक माहौल में हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सभी दलों को राज्य में हुए घटनाक्रम, वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी भरोसा दिया कि राज्य में सबके सहयोग से जल्द ही पूर्ण शांति स्थापित होगी। जो बैठक हुई है उस बैठक में एक माहौल पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की थी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोऑपरेशन की बात कही। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि यथाशीघ्र वहाँ शांति बहाली हो और ये हम सबके लिए एक जानने योग्य विषय है कि जून 13 के पश्चात एक भी जान की क्षति मणिपुर में नहीं हुई है। किस प्रकार से इसी प्रकार की स्थिति जहां कोई जानो माल की क्षति ना हो, इसको कायम रखा जा सके, इसके लिए आगे जो भी करना पड़ेगा, माननीय गृह मंत्री जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आश्वस्त किया है कि वो कदम उठाए जाएंगे। तमाम राजनीतिक दलों ने गृह मंत्री के मणिपुर दौरे की सराहना करते हुए कई सकारात्मक सुझाव भी दिए, तो अमित शाह ने भी सभी सुझावों पर विस्तृत चर्चा करके कदम उठाने का आश्वासन दिया। सभी को सुनने के पश्चात माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बड़े ही संवेदनशीलता के साथ उन्होंने सबको ग्रहण करते हुए कहा कि जो भी आपने कहा है इन सब विषय पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे और सारी जानकारी उन्होंने मणिपुर को लेकर प्रतिनिधिमंडल को दिया। प्रतिनिधिमंडल भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात की सराहना की कि आज से पहले ये अनप्रेसिडेंटेड रहा है कि कोई गृह मंत्री 3 रात और 3 दिन मणिपुर में बिता करके या किसी राज्य जहां दंगे हो रहे हो वहां बिता करके आए। और गृह मंत्री जी ने भी यह आश्वासन दिया कि कोऑपरेशन के साथ हम सब मिलकर के यथाशीघ्र शांति की ओर बढ़ेंगे। एक तो बड़े खुले मन से बात हुई। देयर वाज एब्सोल्युटली एन ओपन काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वी ऑल एक्सप्रेस्ड आवर माइंड। होम मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि हमने सारा कुछ नोट किया है, वी एश्योर यू कि चीजें नियंत्रण में आएंगी और हम सारे सलाहों के मद्देनजर कुछ फैसले लेंगे और कुछ परिणाम आपको जल्द दिखेंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो जो चीजें वो कर पाएंगे और जो जो सुझाव हैं जो हमने दिए हैं उनको वो किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द पीस बहाल हो। मणिपुर में स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। पिछले कई दिनों से राज्य में सामान्य स्थिति दिख रही है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मई से 4 दिनों का दौरा राज्य में किया था। कानून व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों को भी मणिपुर में तैनात किया गया है। इसके अलावा मणिपुर हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया गया है, तो मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन भी किया गया है। सर्वदलीय बैठक के जरिए मणिपुर में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के प्रयासों को और भी मजबूती मिलने की संभावना है। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर रूस से।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास लोगों में शुमार येवगेनी प्रिगोजिन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की धमकी दी है, जिसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर ग्रुप को कुचलने की बात कही है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वैगनर ने बुरे वक्त में रूस को धोखा दिया है और सेना को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही है। जिस लड़ाके समूह को दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार किया था, अब उसने ही अपनी मिसाइलों और तोपों का रुख अपने ही लोगों की ओर मोड़ दिया। अब अपने ही सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकने का दम भर रहा है, वो बागी हो गया है। ये बगावत रूस की निजी सेना वैगनर समूह ने अपनी ही सेना के खिलाफ की है। वैगनर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन का दावा तो बेहद खतरनाक है। उन्होंने अपने लड़ाकों को यूक्रेन की सीमा पार कर रूस के रोस्टोव ऑन डॉन में शहर में घुसने की बात कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इतना ही नहीं, रोस्टोव ऑन डॉन शहर में रूस की सेना के दक्षिणी मुख्यालय पर नियंत्रण का भी दावा किया जा रहा है। एक वीडियो में येवगेनी प्रिगोजिन मुख्यालय में दाखिल होते हुए यहाँ तैनात सैन्य कमांडरों के साथ हाथ मिलाते दिख रहे हैं। हम इस वक्त रोस्टोव सैन्य मुख्यालय में है। हमने एक हवाई क्षेत्र सहित रोस्टोव ऑन डॉन की सैन्य साजो सामान को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यूक्रेन के लिए जो जेट युद्ध के लिए रवाना हो रहे हैं, वो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है। कोई समस्या नहीं है। हमने ये सब नियंत्रण में ले लिया है ताकि वायुसेना हमारे खिलाफ नहीं बल्कि यूक्रेनियन के खिलाफ हमले करे। उधर वैगनर की बगावत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने इस हिमाकत का खामियाजा भुगतने की कड़ी चेतावनी दी। पुतिन टेलीविजन पर आए और बताया कि रूस देशद्रोह का सामना कर रहा है। वैगनर सशस्त्र विद्रोह को विश्वासघात बताते हुए उन्होंने रूस के लोगों और देश की रक्षा करने का वादा किया। रूस अपने भविष्य के लिए सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। यह विद्रोह हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हम इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। विद्रोह की साजिश रचने वाले सभी लोगों को कठोर सजा भुगतनी होगी। यह विश्वघात है। भाई के खिलाफ भाई को खड़ा किया जा रहा है। वैगनर ने रूस की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इस बीच मॉस्को को दक्षिणी प्रांतों से जोड़ने वाले अहम हाईवे M4 को बंद कर दिया गया है। प्रांतीय गवर्नर ने लोगों से शांति बनाए रखने और घरों में ही रहने की अपील की है। शहर की सड़कों पर समूह के लड़ाकों को गश्त करते हुए देखा जा सकता है। वहीं शुक्रवार रात से ही राजधानी मॉस्को में सुरक्षा के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। सरकारी इमारतों और यातायात केंद्रों पर सैनिक तैनात किए गए हैं। इस बीच रूसी सेना का हेलीकॉप्टर से वैगनर समूह के काफिले पर हमला किए जाने की भी खबर है। मुझे नहीं पता, शहर में जो भी हो रहा है नहीं होना चाहिए या बुरा है। शहर में सैन्य हथियारबंद लोग नहीं होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया है। उन्हें लगता है कि किसी तरह की बातचीत होगी और हमारे अधिकारी सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। दरअसल वैगनर समूह निजी लड़ाकों की एक सेना है जो यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रही है। युद्ध में लड़ाई के तरीके को लेकर वैगनर समूह और रूस की सेना के बीच तनाव बढ़ रहा था। समूह के प्रमुख का आरोप है कि यूक्रेन में कई शहरों में मिली जीत में उनके लड़ाकों के योगदान को कम करके बताया जा रहा है। कई मौकों पर तो समूह के प्रमुख ने बखमुत में रूसी सेना की ओर से उपयुक्त हथियार मुहैया नहीं कराने के लिए रक्षा मंत्री और सैन्य कमांडरों पर आरोप लगाए। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा है कि रूस के सैन्य नेतृत्व पर हावी बुराई को रोकना जरूरी है, इसलिए वो न्याय के लिए आगे बढ़े हैं। वैगनर ग्रुप की पहचान पहली बार 2014 में हुई थी, जो वो यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर रहा था। इस बीच यूक्रेन, अमेरिका समेत दूसरे देश भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रूस के घटनाक्रम को देखते हुए कोबरा के नाम से जानी जाने वाले ब्रिटिश सरकार की आपातकालीन समिति चर्चा करने के लिए बैठक कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि युद्ध के मोर्चे पर मशक्कत कर रहा रूस इस स्थिति से कैसे निपटता है। ये दुश्मन कोई गैर नहीं, अपना ही है, जिसके पास जनता की सहानुभूति और समर्थन पाने का कारण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जर्मनी के बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। टेबल टेनिस के महिला वर्ग में भारत की अलीवेलामा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की।
तो वहीं टेबल टेनिस के पुरुष वर्ग में बात करें तो वहां भारत के नाम 2 पदक आए। इस स्पर्धा में विघ्नेश ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि रजत पदक गुणेशन के नाम रहा। पावर लिफ्टिंग में भारत के अनुराग ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो स्पेशल ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है और इन खेलों में अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 90 से अधिक पदक अपने नाम कर लिए हैं। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ और इसके बाद हाजिर होंगे हम विशेष कार्यक्रम के साथ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे पर रहेगी हमारी खास नजर। नमस्कार। पंजाब के तरनतारन जिले में बीएसएफ जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन तरनतारन जिले के लखना गांव में भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा था। वहीं फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त प्रयासों से एक और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के एलओसी पर संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद भारतीय सेना का तलाशी अभियान जारी है। भारतीय सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज वायुसेना के सैन्य पदाधिकारियों ने विमान संचालन कर हवाई पट्टी का निरीक्षण और अभ्यास किया। इस अभ्यास में विभिन्न प्रकार के विमानों, जिनमें लड़ाकू विमान, परिवहन और हेलीकॉप्टर शामिल है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नियमित प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में और नागरिक और सैन्य पदाधिकारियों के बीच बढ़ते सामंजस्य की दिशा में विमान संचालन किया जाएगा। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल भारत में डिजिटाइजेशन के लिए $10 अरब करीब 82,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि कंपनी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलेगी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ओमिक्रॉन विशिष्ट mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक OM लॉन्च की। बूस्टर वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय से मंजूरी मिल गई है। यह बूस्टर वैक्सीन जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी प्लेटफॉर्म तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले केंद्रीय बलों ने बीरभूम के कुछ इलाकों में फ्लैग मार्च किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की मांग पर केंद्रीय बलों की 22 कंपनियों की तैनाती की मांग की गई थी। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है